चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जब दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है सोवियत संघ के टूटने की, उस दुनिया के खत्म होने की जहां दो सुपर पावर आमने सामने खड़ी थीं और फिर अचानक उनमें से एक बस गायब हो गई। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। सोचिए जरा, एक साम्राज्य जो 11-11 टाइम जोन में फैला हो, जिसकी विचारधारा ने आधी दुनिया पर असर डाला हो, वो कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? चलिए, मिलकर इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1985 में सोवियत संघ अमेरिका के बराबर की महाशक्ति था। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। और फिर सिर्फ 6 साल बाद 1991 में यह देश दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं, मतलब गायब। इतनी बड़ी पावर का इतनी तेजी से खत्म हो जाना शायद ही इतिहास में कभी देखा गया हो। तो भाई, ये हुआ कैसे? इस कैसे को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये सोवियत सिस्टम था क्या और क्यों ये अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। अच्छा, तो यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये बना था 1917 की रूसी क्रांति के बाद। इसकी बुनियाद थी कम्युनिस्ट विचारधारा। इसने बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज लगाएं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये अमेरिका के सामने इकलौती महाशक्ति बनकर खड़ा हो गया। दुनिया सीधी सीधी दो टीमों में बंट गई, एक तरफ कैपिटलिस्ट, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट। अब देखिए, कागज पर तो वादा बड़ा शानदार था, एक ऐसा समाज जहां कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर, और देश एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनेगा। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही थी, तो इकॉनमी एकदम रुक सी गई थी। एक ही पार्टी का राज था, तो बोलने की आजादी भी नहीं थी। हालात ये थे कि दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना एक आम बात हो गई थी। यही वो दरारें थीं जो इस विशाल इमारत की नींव को कमजोर कर रही थीं। सोचिए, दशकों तक अमेरिका से हथियारों की रेस में सारा पैसा झोंक दिया, इकोनॉमी का तो दम निकल ही गया। ऊपर से अफगानिस्तान में 10 साल तक चले युद्ध ने सोवियत संघ को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि एक तरह से मॉरली भी तोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अब पता चलने लगा था कि जिस वेस्ट को दुश्मन बताया जाता है, वहां के लोग तो कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर कहानी में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। उनका मकसद था इस डूबते जहाज को बचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनकी कोशिशें एक इलाज साबित हुईं, या उन्होंने अनजाने में जहाज के डूबने की रफ्तार को और तेज कर दिया? जब गोर्बाचेव 1985 में लीडर बने तो उन्हें यह साफ दिख रहा था कि सिस्टम अंदर से पूरी तरह बीमार है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसे खत्म नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद तो इसमें सुधार करके इसे एक नई जान देना था। तो उन्होंने दो बड़े रिफॉर्म्स किए। पहला था ग्लासनोस्त। इसका मतलब था खुलापन। सोचिए, दशकों से जो लोग घुटन में जी रहे थे, उन्हें पहली बार खुलकर बोलने, सरकार से सवाल करने, यहां तक कि उसकी आलोचना करने की आजादी मिली। और उनका दूसरा बड़ा कदम था पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्गठन। इसका सीधा सा मतलब था कि जो इकोनॉमी एकदम ठप हो चुकी थी, उसमें मार्केट से जुड़े कुछ सुधार करके उसे दोबारा जिंदा करना। लेकिन इन सुधारों का एक ऐसा असर हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ग्लासनोस्त की वजह से लोगों का सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। जो 15 अलग अलग गणराज्य थे, उनमें अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर राष्ट्रवाद की आग भड़क उठी। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने कट्टर नेता थे, उन्हें लगा कि ये सुधार तो हमारी कुर्सी ही छीन लेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? गोर्बाचोव एक तरफ वो लोग जो तेजी से बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो कोई बदलाव नहीं चाहते थे, उनके बीच में बुरी तरह फंस गए। और बस यहीं से शुरू होता है सोवियत संघ के टूटने का आखिरी चैप्टर, एक नाकाम तख्तापलट से लेकर सीधे पतन तक। सबसे पहले 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल था कि अब सोवियत कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। फिर अगस्त 1991 में कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव को हटाने के लिए तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। इस एक घटना ने, समझ लीजिए, सोवियत संघ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और आखिर में दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के लीडर्स ने मिलकर ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब खत्म हो चुका है। एक सुपर पावर के खत्म होते ही वो जो बाइपोलर दुनिया थी, मतलब दो ध्रुवों वाली दुनिया, वो भी खत्म हो गई। और हम सब
एक यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय दुनिया के नए दौर में आ गए। तो इसके बाद दुनिया में क्या क्या बदला? सबसे पहली और बड़ी बात, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर बन गया। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं बहुत पावरफुल हो गईं। और हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि दो महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा हमेशा बना रहता था वो काफी कम हो गया। पर ये जो बदलाव था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन नए नए बने देशों में शॉक थेरेपी नाम की एक चीज अपनाई गई। मतलब रातों रात सरकारी कंट्रोल वाली इकोनॉमी को फ्री मार्केट बना दिया गया। अब सोचिए, इसका आम लोगों पर क्या असर हुआ होगा। उनकी सालों की बचत रातों रात जीरो हो गई, नौकरियां चली गईं और समाज में अमीर गरीब का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोवियत संघ के टूटने की ये जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है। इसने न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदला बल्कि नए देश बनाए और इंटरनेशनल रिश्तों को भी एक नई शक्ल दी। सोवियत संघ के टूटने से एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 नए देश दुनिया के नक्शे पर आए और इसके साथ ही यूरोप और एशिया की पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पर यह याद रखना भी जरूरी है कि आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया। इन नए देशों में से कई को अपनी पहचान बनाने के लिए सिविल वॉर और हिंसा का सामना करना पड़ा, जैसे कि रूस के चेचेनिया और दागिस्तान में हुए हिंसक आंदोलन। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए सोवियत संघ हमेशा से एक बहुत भरोसेमंद दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस के साथ वो रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है, चाहे डिफेंस हो, ट्रेड हो या फिर कल्चरल रिलेशन। तो देखिए, सोवियत संघ का टूटना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है। उस बाइपोलर दुनिया को खत्म हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि एक सुपर पावर का अपनी ही कमजोरियों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाने की यह कहानी आज की दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए क्या सबक रखती है।